चलिए एक नया सब्जेक्ट चालू करते हैं, फिजिक्स। और ये साइंस का एक पार्ट है। साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स। 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग इसी को देखेंगे और इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी केमिस्ट्री देखा हुआ था। फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होता है। लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है फिजिक्स का, पढ़ना उन्हें क्या क्या है। तो हम लोग पहले इसका डिटेल सिलेबस करेंगे, जितना कुछ पढ़ना है, जितना सारे टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक को देखेंगे। देखिए हम लोग कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका परिचय, फिजिक्स होता क्या है और कहाँ से आया। और इसमें हम लोग देखेंगे साइंस क्या होता है, साइंस के कितने भाग होते हैं, फिर साइंस कैसे पढ़ा जाता है। तो ये हो जाएगा परिचय। इसके बाद इसमें जो एक टॉपिक होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे नंबर में ही पढ़ेंगे, वो होता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, इसमें हम लोग देखते हैं कि मापन के लिए फिजिक्स में जो मापन होता है, लेंथ और जो भी चीज़ होता है, द्रव्यमान वगैरह जैसे मापा जाता है, वो सब इसमें देखेंगे। अभी हम लोग इसको और डिटेल करेंगे ये सब को। अभी जो जो टॉपिक होगा इसमें क्या क्या भौतिक राशि में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, अभी हम लोग इसको और डिटेल करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा मेन इसमें टॉपिक, कौन से बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। दूसरा इसमें तीसरा एक टॉपिक होता है यांत्रिकी। ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप लोग ये समझ लेंगे तो आप लोग आधा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा फिजिक्स का। और इसके बाद होता है टॉपिक तरंग। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये है और ये है भौतिक राशि। ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी सब और 2 टॉपिक है इसमें। एक होता है ऊष्मा और फिर एक होता है विद्युत धारा। तो ये सब इसके टॉपिक है 3 और ये 2 5 टॉपिक में हम लोग पूरे फिजिक्स को सही कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल करते हैं। जैसे हम लोग जब बात करें भौतिक राशियाँ की, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग की राशियाँ की ज़रूरत क्यों है, जो भी मात्रक है इनकी क्यों ज़रूरत है। तो हम लोग कुछ मात्रक देख लेंगे और इनकी विमा देख लेंगे, और कैसे कैसे मात्रक होता है इनको डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग जब मात्रक और विमा देख लेंगे तो इसी में हम लोग अगला टॉपिक चालू करेंगे, स्थायी मात्रक क्या होते हैं। 7 मात्रक होते हैं और 2 इसके पूरक मात्रक होते हैं, सब लोग सब देख लेंगे। फिर हम लोग यहीं पे देख लेंगे स्थायी मात्रक के बाद 10 की घात क्या होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 10⁻⁹ 10⁻⁻9 का बोलते हैं नैनोमीटर, तो वहीं देख लेंगे। मीटर को जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मिली, सेंटी, डेसी, ये सब क्या क्या होता है जैसे, वो सब यहाँ पे देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें जो भी मापक यंत्र होते हैं जिसे सवाल आते हैं, फेदोमीटर, बैरोमीटर, ये सब क्या होते हैं, ये हम लोग इस भौतिक राशियाँ में हम लोग इतने टॉपिक पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भौतिक राशियाँ, देखिए ये हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 2-3 क्लास होगा इसमें भी। मात्रक और बीमा बहुत बड़ी टॉपिक है। सही मात्रक भी, कहाँ से मात्रक आया, क्यों मात्रक की ज़रूरत क्यों है, ये सब यहाँ देख लेंगे। फिर हम लोग करेंगे यांत्रिकी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है। तो इसमें भी होते हैं कम से कम 4-5 टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें गति, ठीक है। गति के बाद हम लोग सबसे पहले इसमें गति पढ़ लेंगे, और गति के बाद फिर गति के बाद हम लोग देखेंगे बल के बाद गुरुत्वाकर्षण, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर छोटे छोटे हैं। फिर हम लोग यहीं पे देख लेंगे, एक ही में पढ़ा जाता है कार्य। नहीं पता है कार्य किसी को कहते हैं, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति बोलते हैं। फिर ऊर्जा क्या होती है, ये तीनों हम लोग यहीं पे देख लेंगे। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होगा पदार्थों का भौतिक गुण या फिर यांत्रिक गुण, जो भी कहते हैं, पदार्थों का यांत्रिक गुण। आप लोग ये टॉपिक ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को पता रहेगा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग इसी अनुसार से पढ़ेंगे। जब भौतिक राशि चालू करेंगे तो पहले मात्रक पढ़ेंगे, फिर स्थायी मात्रक, ऐसे ही करके सारे पढ़ते जाएंगे। बात करें गति में, तो गति में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। चाल, आप लोगों ने देखा होगा, चाल, वेग और त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, चाल। यहीं पर हम लोग दूरी, विस्थापन, क्या क्या अंतर है सब देख लेंगे। फिर जब ये हो जाएगा चाल, वेग, त्वरण,
ये होता है सीधी रेखा में। फिर हम लोग यहीं पे देख लेंगे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं, कोई एंगल के साथ होता है प्रक्षेप्य गति। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है और अगर हम लोग इसको ऐसे फेंकें, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसमें हम लोग देखेंगे 45 डिग्री पे क्या होता है, अधिकतम दूरी जाएगा, 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई जाएगा, तो ये सब उसमें देख लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे यहीं पे तीसरा टॉपिक, न्यूटन का गति नियम। 3 नियम होते हैं और इसी नियम से जुड़ा हुआ है जो कि इसमें चौथा टॉपिक हो जाएगा, संवेग, आवेग। संवेग संरक्षण क्या होता है, संवेग संरक्षण पे ही जो रॉकेट होते हैं ये सब, ये यहीं पे हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग गति में 4 टॉपिक पढ़ेंगे और 4 टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, यहीं पे जो 3-4 फार्मूला होता है, v = u + at, s = ut + half at, उसका सारे फार्मूला हम लोग यहीं पे देख लेंगे कैसे उसके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको क्लास 11th में भी आता है NCERT में। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात करें बल की, तो बल में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आप लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को फिर काम करेगा आगे। जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये ज़रूरी होता है समझना। तो हम लोग देखेंगे 2 प्रकार के बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। क्या होते हैं ये तो क्लास की बात है, बस हम लोग एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र की तरफ लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये सन है और ये घूम रहा है, तो एक बल भीतर लगेगा और एक बल बाहर लगेगा। कोई भी अगर उपग्रह घूमता है तो इसी को बोलते हैं, जो अंदर लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ जो लगता है वो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसमें हम लोग एक और देखेंगे, एक और बल होता है बल आघूर्ण, इसको टॉर्क बोला जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए कोई एक, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से दूर से अगर हम लोग इसमें बल लगाएं, यहाँ से, जैसे आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा या हैंड पंप होता है तो वहीं होता है। ज़्यादा दूर से लगाने पे फिर वो बल इसमें बहुत कम बल पे भी ज़्यादा कार्य हो जाता है। जैसे आप लोग जो कल देखे होंगे उसमें चलाते हैं, आप हैंडल से चलाते हैं और नीचे से पूरा पानी आ जाता है, तो वहीं होता है बल आघूर्ण। वहाँ पे देखेंगे इसमें क्या क्या फार्मूला होता है टॉर्क का, ये सब देख लेंगे। जब बल आघूर्ण हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग भी सिंपल सा है, वहीं पे देख लेंगे इसको। और बात करें जब कोणीय संवेग हो जाएगा तो मशीन देख लेंगे, मशीन कैसे कार्य करते हैं। 3 प्रकार के मशीन होते हैं, मशीन में 3 चीज़ होता है, भार, आयास और आयाम। इस अनुसार मशीन को 3 प्रकार से बांटते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं वहीं पे देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर अंतिम टॉपिक है घर्षण। घर्षण एक अलग ही टॉपिक है लेकिन हम लोग बल के साथ ही देख लेंगे क्योंकि ये बल के विपरीत लगता है। घर्षण जो होता है वो बल के विपरीत उसको रोकता है। घर्षण हो जाएगा फिर ये बल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एक गति, गति में देख लीजिए हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है, कम से कम 1-2 क्लासेस में भी लगेगा। फिर हम लोग ये बल पढ़ लिए, बल में इतना चीज़ पढ़ना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसको और डिटेल हम लोग जब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ा हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व से त्वरण कैसे उत्पन्न होता है ये देखेंगे, यानी एक्सीलरेशन, गुरुत्व से एक्सीलरेशन कैसे उत्पन्न होता है इसको देखेंगे। ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये जब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि जो भी उपग्रह जो भेजे जाते हैं, जैसे ये पृथ्वी हो गया, इसके 3 ऑर्बिट हैं, लियो हो गया, एमईओ हो गया और जीईओ हो गया, ऐसे ही करके। तो इस सब ऑर्बिट में जब भेजे जाते हैं तो उसमें क्या त्वरण लगता है तो वो सब वहीं पे पढ़ेंगे। और इसमें एक हो जाएगा हम लोग देख लेंगे उपग्रहों की गति, उपग्रहों की गति ये भी है, ये भी ज़्यादातर वहीं पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, बस यहाँ पे देख लेंगे। और उपग्रह की गति में हम लोग देख लेंगे पलायन वेग क्या होता है और कक्षीय वेग। 2 प्रकार के वेग होते हैं, देखिए पलायन वेग और एक होता है कक्षीय वेग। देखिए इसमें क्या अंतर क्या है, जैसे पलायन वेग होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया और अगर हम लोग को यहाँ से कोई उपग्रह भेजना है, अगर किसी ऑर्बिट में भेजना है या फिर चांद है, चांद पर अगर भेजना है तो पृथ्वी के एक गुरुत्वाकर्षण है, जहाँ तक कि वो गुरुत्वाकर्षण लगता है उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड में फेंका जाए ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके और बाहर निकल जाए, तो उसी को पलायन वेग कहा जाता है। जो अगर पृथ्वी की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वगैरह इस स्पीड से आप किसी चीज़ को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो फिर वो पृथ्वी पर नहीं वापस गिरेगा, वो वापस चला जाएगा। तो ये हो गया। फिर यहीं पर हम लोग पलायन वेग में ही देख लेंगे कि चांद का पलायन वेग क्या है,
पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, पलायन वेग डिसाइड कैसे होता है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, क्यों इतना ज़्यादा है और किसी का कम क्यों है, ये सब वहीं पे देख लेंगे। ये अच्छा टॉपिक है और हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल करेंगे। कभी अगर स्पेस टेक्नोलॉजी का अगर क्लास स्टार्ट हुआ वहाँ पे हम लोग देखेंगे उपग्रह कैसे भेजे जाते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, वहाँ पे इसको और डिटेल कर लेंगे। ये हो गया। फिर इसमें हम लोग देख लेंगे गुरुत्वाकर्षण में ही आवर्त गति। ये भी एक अलग टॉपिक है लेकिन गुरुत्वाकर्षण से मिलता जुलता है, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण हटा दे तो फिर आवर्त चलेगा ही नहीं। वहाँ पे ही देख लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे दोलन क्या होता है, कैसे निर्धारित होता है, उसकी जो लंबाई होती है, आयास क्या होती है, उसकी आयाम क्या होती है, कैसे निर्धारित होता है, उसका मैग्नीट्यूड सब देख लेंगे। और यहीं पे एक और टॉपिक देख लेंगे अनुनाद। ये भी अच्छा टॉपिक है, यहीं पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में इतना टॉपिक कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है ये भी है, जब हम लोग कुछ चीज़ को बाहर फेंकते हैं तो कैसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है। हम लोगों को लगता है कि पृथ्वी में कोई चुंबक है, इसी कारण कोई चीज़ पृथ्वी पर गिरती है, लेकिन ये एक मिथ है। इसका असली कारण कुछ और है। एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, उसमें अगर पृथ्वी घूम रही है। ये वहाँ का टॉपिक है, वहीं पर अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और कार्य शक्ति ऊर्जा। इसको हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे तीनों को, थोड़ा सा टॉपिक है ये। फिर हम लोग आ जाएंगे पदार्थों का यांत्रिक गुण। अगर यांत्रिकी की बात करें तो सबसे यांत्रिकी में इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, पदार्थों का यांत्रिक गुण क्या होता है। हम लोगों ने देखा था अभी केमिस्ट्री वाला क्लास में, पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस 3 देखे थे, लेकिन फिजिक्स में भी 3 होते हैं, लेकिन इसको पढ़ा 2 प्रकार जाता है। देखिए एक हो गया ठोस पदार्थ, इसके गुण, और दूसरा हम लोग देखेंगे तरल के गुण। तरल में हमने बताया था कि तरल जो होता है द्रव और गैस दोनों एक साथ ही तरल बोला जाता है, क्योंकि जो भी देखिए क्या होता है, जो ठोस जो है इसकी आकृति निश्चित है और जिसकी आकृति निश्चित नहीं है वो है तरल। तो तरल को ही हम लोग, तरल में द्रव गैस दोनों आ जाते हैं। तो दोनों गुण देखेंगे। जैसे हम आपको कुछ गुण बता दें ठोस की, तो हम लोग वहाँ भी लिखवाया था, लेकिन वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं किए थे। यहाँ पे हम लोग इसके गुण को काफ़ी डिटेल करेंगे। जैसे देखिए पहला गुण है इसका प्रत्यास्थता, ठीक है। अगर बात करें दूसरा गुण का, तो इसका गुण है प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल गुण तरल का भी होता है, तो इन दोनों को एक ही साथ देख लेंगे। बात करें इसका, तो इसका गुण होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा या कभी आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो इसे पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल गोल होती है, जो पानी की बूंदें गोल गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। फिर हम लोग यहीं पे देख लेंगे केशिकत्व क्या होता है। अगर आप लोगों ने बचपन में लालटेन चलाया होगा तो देखा होगा, एक उसमें तिल्ली लगी रहती थी और वहाँ से फिर नीचे तेल रहता था और वहाँ से ऊपर आते रहता था, तो ये केशिकत्व होता है। फिर हम लोग देख लेंगे उत्प्लवन। उत्प्लवन का देखिए क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, जब पानी में अगर आप कोई वस्तु डालते हैं तो वो चीज़ बाहर उसको फेंक देता है, तो वो उत्प्लवन होता है। कैसे उत्प्लवन काम करता है ये भी देख लेंगे, कितना भार होना चाहिए, क्या अगर ज़्यादा भार रहेगा तो डूबता क्यों है कोई चीज़, यहाँ पे देख लेंगे। फिर हम लोग यहीं पे देख लेंगे श्यानता। श्यानता क्या होती है, घनत्व देख लेंगे क्या होता है, श्यानता घनत्व, ये सब हो गया। और एक दाब देख लेंगे। एक और इसमें टॉपिक होता है उसको भी देख लेंगे, वो होता है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल, इसमें 2 चीज़ होता है, ससंजक बल, असंजक बल। जब 2 वस्तु होती है, अगर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आते हैं कि कोई चीज़ किसी गिलास को या किसी चीज़ को पानी कब भिंगाती है, तो उसमें असंजक बल ज़्यादा होना चाहिए। ये सब वहीं पे देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो ये यांत्रिकी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इतना यांत्रिकी में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये यांत्रिकी का सिलेबस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है, सबसे बड़ा भी सिलेबस है। देख लीजिए इसमें गति में इतना ज़्यादा पढ़ना है, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति ऊर्जा, पदार्थों का यांत्रिक गुण। अगर बात करें यांत्रिकी में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो यही है, पदार्थों का यांत्रिक गुण। एक गुण को आप लोग को सही से समझना पड़ेगा। ये सब तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और यहीं पर हम लोग गतिज ऊर्जा और ये जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, सब यहीं पे देख लेंगे। तो ये हमारा यांत्रिक कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं तरंग। तरंग देखिए, तरंग होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और दूसरा होता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग।
आप लोग भी जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही सब टॉपिक लिख लीजिए, आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, तरंग दो प्रकार के हो गए, ठीक। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के हो गए। अब देखिए इसके गुण क्या होते हैं। जैसे विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं, इसमें होते हैं 7 प्रकार के तरंग। 7 प्रकार में क्या क्या होते हैं? गामा रेज, जो आपने सुना होगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, गामा रे, और फिर हो जाएगा इंफ्रारेड, गामा रे। ये सब हो जाएगा। इसको लाइन से लिख लेते हैं ताकि सही रहेगा आपको याद करने में। सबसे अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिसका तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है वहीं पे देख लेंगे, डिटेल में समझेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये सब वेवलेंथ और लेमडा क्या होता है वो सब देख लेंगे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। उसके बाद आ जाता है विजुअल लाइट, जो हम लोग देखते हैं, इनके क्या होते हैं, लंबाई क्या होती है इनके, वेवलेंथ की, एंगस्ट्रम में मापा जाती है, सब देख लेंगे। उसके बाद होता है यूवी रेज, फिर होता है एक्सरे, और अंतिम होता है गामा रे। ये 7 रे होते हैं। ये सातों रे के जो जो प्रॉपर्टीज़ है, जो जो यूज है, सब वहीं पर हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। बात करें अनुदैर्घ्य तरंग की, तो इसमें होता है ध्वनि। इनकी क्या डिफरेंस है? अनुप्रस्थ तरंग में होता है प्रकाश, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग प्रकाश का जो भी डिटेल करना वो करेंगे, ध्वनि का जो भी डिटेल करना वो करेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है सिंपल सा कि इसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ये बिना माध्यम का नहीं चलेगा। माध्यम यानी कि तरल हो या कोई कण हो, उसके साथ ही चल पाएगा। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं वो बिना माध्यम के चलते हैं, बिना माध्यम यानी कि निर्वात में चलते हैं। और इसका जो भी डिटेलिंग है क्लास वाले में करेंगे। देखिए, जो प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश से आता है, तो सूर्य के बाद तो फिर माध्यम है नहीं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो ज़्यादा ऊंचा है नहीं, तो उसके बाद फिर यही चालू हो जाता है, निर्वात होता है, तो निर्वात में भी चलता है। लेकिन जो ध्वनि है वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता इसी कारण, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि प्रकाश के 2 रूप होते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ दोनों होते हैं। ये सब वहीं देख लेंगे, अच्छे से समझेंगे वहीं पे। ध्वनि भी अनुप्रस्थ की तरफ चलती है अगर जल में चले, तो ये सब वहीं पे देख लेंगे। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि को भी हम लोग डिटेल कर लेंगे। जैसे ध्वनि की कितने प्रकार की ध्वनि होती है, इसकी तीव्रता के अनुसार इसके प्रकार बांटे जाते हैं। जैसे एक अपश्रव्य ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि होती है, पराश्रव्य होती है, उनके क्या क्या यूज हैं सब देख लेंगे। ये प्रकार हो गया इसका। इसके बाद इसका चाल देख लेंगे। चाल ये भी इम्पोर्टेंट है। चाल में हम लोग ये देखते हैं कि इसकी कोई अगर वस्तु है तो उसमें कितना ज़्यादा इसका चाल होगा। जैसे लकड़ी में अगर बात करें तो ध्वनि की चाल कम होती है, लेकिन धातु में बहुत ज़्यादा चाल होती है। चाल को निर्धारित कैसे करते हैं? तापमान होगा तो क्या चाल होगा, ये सब वहीं पे देख लेंगे। आर्द्रता में चाल क्या होता है, तो ये सब वहीं पे देख लेंगे। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके देख लेंगे ध्वनि के लक्षण। लक्षण ध्वनि क्या होता है, इसमें हम लोग तरत्व को देखते हैं, गुणता देखते हैं, वो कैसे निर्धारित होता है देखते हैं। कोई किसी का ध्वनि पतला होता है, किसी का मोटा ध्वनि होता है, ये सब जो होते हैं, किसी का अच्छा ध्वनि, किसी का सुर बहुत अच्छा होता है, ये सब यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जब ध्वनि हो जाएगा तो ये 3 चीज़ हो गया, प्रकार, चाल और लक्षण। और तीसरा चौथा हम लोग कर लेंगे इसका जो भी इसकी विशेषता है। जैसे ध्वनि का परिवर्तन, किसी तल से टकरा के ध्वनि वापस आता है। कहीं ये देखते हैं कि आप लोगों को ध्वनि टकरा के और इको बन जाता है, बार बार वही ध्वनि सुनाई देता है, तो क्यों सुनाई देता है, ये सब देख लेंगे। और यहीं पर साथ में हम लोग देख लेंगे अपवर्तन क्या होता है ध्वनि का, अनुनाद कैसे होता है, डॉपलर प्रभाव देख लेंगे। डॉपलर प्रभाव इम्पोर्टेंट है। जब कोई वस्तु पास आती है तो उसका वेवलेंथ भी बढ़ जाता है, ये सब होता है। ये डॉपलर प्रभाव देख लेंगे यहीं पे। और विवर्तन देख लेंगे, चीज़ से ध्वनि टकरा के और चारों तरफ फैल जाती है, तो सब हम लोग वहीं पे देख लेंगे। देखिए, अगर शीशा एक होता है और शीशा में अगर आप पैक हैं तो उसके बाहर ध्वनि नहीं जाता है, लेकिन प्रकाश बाहर चल जाता है, तो ये सब क्यों जाता है, किस प्रभाव के चलते जाता है, तो ये सब हम लोग वहीं पे देख लेंगे ध्वनि वाले टॉपिक में। बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश में भी सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। पहले तो प्रकाश का हम लोग परिचय करेंगे, प्रकाश होता क्या है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब, ठीक। उसके बाद यही चाल हम लोग कर लेंगे फिर, ठीक है, दूसरा चाल कर लेंगे। और इसके फिर हम लोग विशेषता में देखेंगे, तो सबसे पहला विशेषता होगा परावर्तन। ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है। इसमें परिवर्तन में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इसे परिवर्तन में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम लोग परिवर्तन में क्या करेंगे, ये परिवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे दर्पण के बारे में, क्योंकि ये यहीं का टॉपिक है। समतल दर्पण में कैसे परिवर्तन होगा, उत्तल में कैसे परिवर्तन होगा, अवतल दर्पण में कैसे परिवर्तन होगा,
और जब हम लोग दर्पण जब चालू कर ही देंगे तो यहीं पर हम लोग दर्पण सूत्र भी देख लेंगे। 1/f + 1/v वो वाला हम लोग यहीं पे देख लेंगे। तो परावर्तन हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे करेंगे अपवर्तन। परावर्तन का देखिए मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, एक ये सतह हो गया, मान लीजिए समतल दर्पण है, यहाँ से एक प्रकाश आई और यहाँ से घूम गई, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन अगर बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन में क्या होता है कि एक जो वस्तु होती है वो पारदर्शी वस्तु होना चाहिए इसमें, ठीक है। और जब प्रकाश यहाँ से आती है तो ये सीधा ना जाके ऐसे थोड़ा बहुत घूम जाती है या फिर ऐसे घूम जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये देख लेंगे। कैसा ये जो माध्यम होगा वो सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है, तो क्यों कितना घूमती है, कैसे घूमती है, ये सब हम लोग यहीं पे देख लेंगे। प्रकाश का घूम जाना, जैसे हम अगर आप इसका एक एग्जांपल बताएं तो आप लोग देखिएगा पानी में अगर आप कोई छड़ी स्टिक डालते हैं तो वो घूम जाता है, तो वो अपवर्तन के कारण ही होता है। तो क्यों होता है हम लोग वहीं पर देख लेंगे, ठीक है। और अपवर्तन हम लोग कर लेंगे तो अपवर्तन के साथ साथ हम लोग लेंस कर लेंगे, ठीक है। देखिए परावर्तन हम लोग ने दर्पण कर लिया, दर्पण सूत्र। अपवर्तन हम लोग लेंस कर लिए। लेंस में भी हम लोग पूरा लेंस पढ़ेंगे। 3 प्रकार के जो लेंस होते हैं, समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, फिर और भी लेंस होते हैं, द्विफोकल लेंस, जो भी लेंस होते हैं यहीं पे देख लेंगे। लेंस का यूज क्या है, कैसे यूज है। तो जब लेंस हम लोग समझेंगे तो फिर देख लेंगे कि आँख में जो रोग होते हैं, आँखों का रोग देख लेंगे। सबसे पहले आँख के बारे में देख लेंगे, आँख में क्या क्या होता है, कॉर्निया, रेटिना, कैसे सब होता है वो देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आँख में जो रोग होते हैं, रोग इसलिए देख लेंगे क्योंकि जो रोग होते हैं उनका जो निदान होता है वो लेंस से ही होता है। हर प्रकार के रोग में अगर दूरदृष्टि रोग है तो उसमें लगेगा अवतल लेंस। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आँख वाला भी देख लेंगे, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या हम लोग करेंगे कि जो प्रकाश होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो हम लोग एक प्रिज्म से अगर प्रकाश के गुजारते हैं तो इसमें से 7 प्रकार के रंग निकलते हैं। 7 रंग क्या होता है, कैसे रंग बनते हैं, ये सारे रंग वाला जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट है सब वर्ण विक्षेपण में देख लेंगे, ठीक है। ये होगा इसके बारे में। और हम लोग इसमें और अन्य घटना देख लेंगे, जैसे इसका देखे थे वैसे ही इसका और विशेषता देख लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ लेंगे विवर्तन, पढ़ लेंगे विवर्तन क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग इसी में व्यतिकरण देख लेंगे, प्रकीर्णन देख लेंगे। फिर एक और टॉपिक यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव, और इसी में हम लोग देख लेंगे फोटोसेल। फोटोसेल प्रकाश का विद्युत प्रभाव मतलब ये होता है कि देखिए जो आप लोग घर में सोलर लाइट लगा हुआ है उसमें क्या होता है, प्रकाश से फिर एनर्जी बनती है। तो एनर्जी क्यों बनती है, सोलर लाइट कैसे काम करता है, उसमें सिलिकॉन के लगे रहते हैं, फिर क्या होता है इसमें क्वांटम संख्या, ये सब हम लोग वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोगों को प्रकाश के बारे में अब जितना कुछ प्रकाश के बारे में हो सकता है हम लोग ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये ध्वनि का भी, तो हम लोगों ने तरंग भी कंप्लीट कर लिया। हम लोग इसी प्रकार से इतना ही डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आएंगे। और इतना अगर आप लोगों का हो जाता है फिर तो आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम हो, और चाहे यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने लगभग सारे जो भी टॉपिक हो सकते हैं सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। बात करें उष्मा की, तो एक और हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं, उष्मा। ये भी इम्पोर्टेंट है पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यांत्रिकी है, आप लोग को पता ही है। फिर हम लोग दूसरे नंबर पर तरंग को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, प्रकाश और ध्वनि के बारे में, इसमें भी प्रकाश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इतने सारे इसमें टॉपिक है, जिसका जितना ज़्यादा टॉपिक हो उतना ज़्यादा होगा। उष्मा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फिर भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उष्मा में, तो सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे, उष्मा क्यों होता है, क्या होता है। फिर देख लेंगे तापमान क्या होता है, तो तापमान हम लोग समझ लेंगे। तो हम लोग देख लेंगे तापमापी। तापमापी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक एल्कोहल तापमापी होता है, हाइड्रोजन तापमापी होता है। जैसे मतलब तापमान बढ़ेगा या घटेगा उस प्रकार से हम लोग नया तापमापी यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जब हम लोग तापमापी देख लेंगे तो यहीं पर हम लोग देख लेंगे पैमाने, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैमाने वाला। इससे बिहार टीचर वाले में भी क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली होता है 4 प्रकार के पैमाना। एक होता है सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट और रोमर। तो रोमर तो यूज होता नहीं है, ठीक है। सेल्सियस पैमाना, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर का यूज नहीं है। रोमर को हम लोग बस केवल पढ़ के और छोड़ देंगे, इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग देखेंगे कि कोई न्यूज़ आता है तो उसमें रहेगा कि दिल्ली का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा,
और 40 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है। लेकिन बात करें कि अगर हम आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको दिखाएंगे तो वो बोलता है कि आपका 100 डिग्री बुखार है। इतना ज़्यादा कैसे होगा? फिर केल्विन में होता है 273 डिग्री, 273 केल्विन। तो ये सब देख लेंगे कि ये सब क्यों रखा गया है, 100 डिग्री यहाँ पे क्यों होता है यहाँ पर, और तीनों में अंतर क्या है, इसके कैसे निकाले जाते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसके फार्मूला होते हैं निकालने के। अगर पूछे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाए तो इसका फार्मूला होगा सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में। तो ये सब हम लोग एक साथ तीनों को फार्मूला हम लोग यहाँ पे एक साथ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे तापीय प्रसार, जिसमें होता है कि तापमान का जो प्रसार होता है वो कैसे होता है, एक जगह से जो जगह आयतनिक प्रसार होता है, रेखीय प्रसार होता है, ये सारा प्रसार कर लेंगे। और फिर हम लोग करेंगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं सबको, और यहाँ पे साइड में फिर से लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है फिर, तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसको ऐसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उष्मा करना था, उष्मा में कुछ हम लोग टॉपिक लिख रहे थे, इसी करते हैं। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्या क्या फिजिक्स में पढ़ना था इसको वापस। तो हम लोग परिचय हम लोगों ने देख लिया फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे भौतिक राशियाँ, ये भी हो गया कंप्लीट। भौतिक राशियाँ क्या क्या टॉपिक था, भौतिक राशियाँ, ठीक है। तीसरा टॉपिक है यांत्रिकी, चौथा टॉपिक था तरंग, ठीक है। और पांचवा टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं फिर से उष्मा। उष्मा में हम लोगों ने कुछ सिलेबस इसका लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देख लेंगे, उसके बाद दूसरा चीज़ देखेंगे तापमान। तापमान होता क्या है, कैसे तापमान निर्धारित होता है कि यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस है, क्यों है, तापमान कैसे होता है, ये सब देखेंगे। आर्द्रता वगैरह भी देख लेंगे यहीं पे, तापमान को क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है। फिर तापमान जो हम लोग देख लेंगे तो तापमापी देख लेंगे। तापमापी, इसका अर्थ ये है कि तापमान को कैसे मापा जाता है। कई प्रकार का मापने का होता है, जैसे पारा तापमापी होता है। तापमान के आधार पे कई प्रकार के तापमापी होते हैं। जैसे सबसे इसमें एक तापमापी होता है पारा तापमापी, जिससे शरीर का जो तापमान, जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा ही भरा होता है। फिर अगर ज़्यादा और तापमान है तो एल्कोहल तापमापी होता है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन का तापमान भी होता है, नाइट्रोजन का होता है। जैसे जैसे तापमान ज़्यादा हाइड्रोजन वाले तापमापी में 2800 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं, लेकिन पारा वाला केवल 100 डिग्री फारेनहाइट, बहुत कम होता है। एल्कोहल वाला भी ज़्यादातर होता है। ये अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है, पारा बहुत जल्दी जम जाता है, इसलिए इसका ठंडा में यूज नहीं। तो ऐसे ही तापमान के आधार पर तो वहाँ पर ही देखेंगे अच्छे से, वहीं पर देख लेंगे। जब हम लोग तापमान भी देख लेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे पैमाने। अभी हमने बताया था 4 प्रकार के पैमाने होते हैं, सेल्सियस, केल्विन, और एक होगा फ़ारेनहाइट, एक होगा रोमर। रोमर का भी यूज नहीं होता है, ये 80 डिग्री तक ही होता है, 0 से 80 के बीच में, इसका यूज नहीं होता है। फिर भी वहाँ पे देख लेंगे सेल्सियस का होता है। सेल्सियस देखिए क्या होता है, सेल्सियस का एक्चुअली यूज होता है पानी के रूप में। जैसे पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगता है, तो इसी बीच में ये कार्य करता है। इसी के आधार पर तापमान, जैसे कहीं लिखा रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस। बात करें अगर शरीर की तो 36 डिग्री या 38 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे देखेंगे इसको 36.8 डिग्री होता है लगभग। तो ये हो गया। केल्विन भी होता है, केल्विन 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 केल्विन होगा तो सेल्सियस में इसका मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है, आप अच्छे से समझें। फिर फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट एक्चुअली डॉक्टर यूज करते हैं, जो शरीर का तापमान मापा जाता है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो ये 3 हो गए, हम लोग पैमाने देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था तापीय प्रसार देखेंगे, तापमान का प्रसार कैसे होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है तापीय प्रसार का, ये देख लेंगे। आयतन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, फिर भी देख लेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ये अच्छा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई, जैसे पदार्थ 3 प्रकार के हमने बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो अगर कोई पदार्थ सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, लिक्विड से गैस बना तो वो कैसे बनेगा। जैसे सॉलिड से अगर आपको किसी पदार्थ को अगर लिक्विड बनाना है तो इसमें आपको तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी तापमान बढ़ाना पड़ेगा।
लिक्विड से अगर सॉलिड करना है तो तापमान घटाना होता है, फिर गैस से लिक्विड करना होता है तो तापमान और दाब। तो ये सब हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दें तो बात करें एलपीजी सिलेंडर का, तो एक्चुअली उसमें गैस होता है, जैसे देख लीजिएगा आप, जो निकलता है उससे गैस निकलता है, लेकिन अगर अंदर सिलेंडर की बात करें तो उसमें भरा रहता है लिक्विड होता है ये, क्योंकि जो गैस होता है उसको इतना ज़्यादा दबाव के साथ भर दिया जाता है कि वो लिक्विड के रूप में आ जाता है। तो यही सब देख लेंगे कैसे अवस्था परिवर्तन है, गर्म करना, ठंडा करना है। अगर डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस बनता है तो उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर को गर्म करते हैं और सीधा वो गैस बन जाता है। तो ये अच्छा से वहाँ देख लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेंगे कि अच्छा टॉपिक है जल की विशिष्ट ऊष्मा। जल जो है वो अन्य जो पदार्थ होते हैं उनसे थोड़ा अलग रूप में कार्य करता है। अन्य पदार्थ तो गर्म करने पर होते हैं, लेकिन इसका जो होता है इसमें एक 4 डिग्री सेल्सियस वाला नियम होता है। ये वाला नियम क्या होता है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग है। तो ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगर किसी चीज़ की अगर बात करें, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर केमिस्ट्री क्लास, तो उसमें होगा कि सॉलिड जो होता है उसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर जल के हम लोग बात करें तो जल का जो सॉलिड रूप होता है आइस, उसका घनत्व कम होता है, वो तैरते रहता है पानी पे, तो वो थोड़ा सा विशिष्ट काम करता है जल। तो ये हम लोग वहीं पे समझ लेंगे। तो ये हो गया। फिर हम लोग देख लेंगे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होता है, और ऊष्माधारिता के बाद हम लोग एक और चीज़ कर लेंगे, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण ये भी अच्छा टॉपिक है। इसमें 3 प्रकार होता है, तो ये हम लोग देख लेंगे। एक होता है चालन, संवहन और विकिरण। 3 प्रकार होता है। तीनों प्रकार कैसे काम करता है देख लेते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दें, तो जैसे चालन जो होता है, मान लीजिए एक रड है, ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे गर्म करें, आप यहाँ भी अगर आप टच करते हैं तो भी आपको गर्म लगेगा, क्योंकि ये जो ऊष्मा होता है वह साथ में चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको चालन बोलते हैं। अगर बात करें संवहन की, तो यहाँ ऐसे आग लगा हुआ है, ठीक है, और हम लोग यहाँ से बैठे हैं कोई व्यक्ति, और यहाँ से अगर वो आग को ऐसे करता है ठंडा के दिन में, तो अभी उसको गर्मी लगता है, बिना टच किए भी उसको ऊष्मा आ रही है, तो ये संवहन होगा। अब विकिरण की बात करें तो देखिए, ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पर सूर्य हो गया, बहुत दूर है, ठीक है, पास भी नहीं है कोई। इसमें जैसे कोई एक कण जैसे साथ में रहता है, और इसमें इतना दूर से भी आपको ऊष्मा लग रहा है, गर्मी लगता है ना सूर्य का, तो ये विकिरण हो गया। तो ये इसको और डिटेल में देखेंगे क्लास में, वो अच्छे से देखेंगे। तो ये देखिए ऊष्मा के बारे में हो गया, ऊष्माधारिता, ऊष्मा का संचरण, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ये सब टॉपिक हो गया ऊष्मा की। एक और हम लोग इसमें कर लेते हैं, इसके बाद ही कुछ ऊष्मा के जो नियम होते हैं वो देख लेंगे, किरचॉफ नियम, ये सब जो भी नियम है देख लेते हैं। कुछ सारे नियम है, 3-4 नियम है, अच्छे अच्छे नियम वो देख लेंगे। और जब ये ऊष्मा का जब नियम ख़त्म हो जाएगा तो इसमें एक और टॉपिक करेंगे हम लोग, ऊष्मागतिकी। 3 प्रकार के होते हैं, 3 नियम है ऊष्मागतिकी के, ये देख लेंगे। और फिर यहाँ पर ऊष्मागतिकी का निकाय होता है, वो भी देख लेंगे। ये सब टॉपिक है। और जो ऊष्मागतिकी का जब निकाय हम लोग देखेंगे तो यहीं पे हम लोग एक और मतलब अच्छा चीज़ देख लेंगे, जैसे एसी जो होता है वो कैसे काम करता है, फ्रिज जो होता है, फिर जो इंजन जो कार्य करता है वो भी सब ऊष्मा पे ही काम करते हैं। जैसे एसी है, उसमें भी देखते हैं कि आप लोग सेव करते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे, कितना घर का तापमान होना चाहिए, तो ऊष्मा पे ही काम करता है। फ्रिज भी जो होता है उसी तरह, उसमें 4% आर्द्रता रखते हैं जल की, और बाकी फिर उसके बाद ऊष्मा को ही कम ज़्यादा कर करके फिर अवलोक किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर होता है, उस पर 0 डिग्री उसका ऊष्मा होता है, तो वो बर्फ़ बना देता है। तो इतना टॉपिक हम लोग ऊष्मा पढ़ना है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉपिक है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आते हैं, हमेशा आते रहे। तो ये हो गया हम लोग का ऊष्मा का टॉपिक। और बात करें ऊष्मा के बाद तो एक और हम लोगों ने लास्ट में टॉपिक लिखा था, विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा। इसका भी हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कुछ। इसकी जो टॉपिक है देखिए, अगर बात करें अगर सबसे हार्ड टॉपिक ही तो विद्युत धारा ही है। उसमें भी है ठीक ठाक, लेकिन विद्युत धारा इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना, पर हम लोग पढ़ेंगे आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, विद्युत आवेश। आवेश को जब हम लोग समझ लेंगे तो फिर हम लोग विद्युत धारा देख लेंगे, फिर विद्युत विभव देखेंगे। विद्युत विभव यहीं पर हम लोग देखेंगे, विभव विभवांतर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है वो कैसे पास करता है, कैसे विद्युत, इसमें देखेंगे कैसे विद्युत बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति से ही विद्युत बनता है, तो सब हम लोग यहाँ समझ लेंगे। फिर विद्युत विभव हो गया,
और इसमें हम लोग धारा कैसे पास करता है ये देख लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग को प्रतिरोध, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मात्रक होता है ओम। आप लोग बचपन प्रतिरोध देखे होंगे। देखिए प्रतिरोध का सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपके घर में कहीं फ्यूज लगा होगा तो फ्यूज एक प्रतिरोध ही है। क्या होता है ना कि प्रतिरोध क्या करता है कि कोई धारा अगर आ रही है तो धारा को ये रोक देता है। अगर मान लीजिए अचानक बहुत तेज़ हो जाता है तो आपके घर में जो फ्यूज होता है वो टूट जाता है, या फिर जो मीटर होता है वो गिर जाता है, तो इसी कारण इसमें प्रतिरोध ही होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध को लगाया कैसे जाता है, 2 क्रम से इसको सजाया जाता है। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम होता है। समानांतर क्रम तो दोनों क्रम यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। जैसे घर में कौन सा लगता है, घर में आप देखिएगा कि एक घर का पहले लाइट कटता है फिर सब घर का, लेकिन अगर ऐसा रहेगा समानांतर क्रम घर में होता है, श्रेणी क्रम ऐसे होता है कि पूरा जगह का लाइट कट जाएगा। तो ये सब वहाँ का सिस्टम है प्रतिरोध। फिर यहाँ पर देख लेंगे प्रतिरोध का ही उल्टा होता है एक अर्धचालक। जैसे जो प्रतिरोध में जो वस्तु लगा रहता है वो गर्म होने पर टूट जाता है, ठीक है, लेकिन अर्धचालक जो होता है वो गर्म होने पर और ज़्यादा उसकी चालकता बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा गर्म होगा, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब लगा रहता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से चिप वगैरह जो बनता है, और आजकल जो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रहा है। भारत में इसको लगाने का बहुत सारा बात हो रहा है। अमेरिका कंपनी से बात किया गया है, ताइवान की कंपनी से किया गया था, उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन अमेरिकन कंपनी भारत में लगाने वाली है। तो ये हो गया अर्धचालक। और जब ये हो जाएगा इतना, हम लोग इसमें विद्युत धारा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम लोग विद्युत धारा का ही अब थोड़ा सा यूज देखेंगे क्या क्या होता है। तो पहले देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा से जो ऊष्मा निकलती है। देखिए इसका एग्जांपल हम सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जो हीटर होता है, जो प्रेस होता है, उसमें क्या होता है, एक नाइक्रोन का तार लगा होता है, और उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो गर्म होकर फिर ऊष्मा आने लगता है। या फिर जो प्रेस होता है उसमें भी यही होता है, वही चीज़ होता है। यहीं पर हम लोग देख लेंगे जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन लगा हुआ होता है, या फिर जो CFL बल्ब होता है, पाराऑक्साइड होता है, या मरकरी होता है, जो भी चीज़ होता है, जो भी बल्ब वगैरह होते हैं, तो इसको हम लोग यहीं पे देखेंगे, उसको समझ लेंगे कैसे ये सब काम करते हैं। तो इसके ऊष्मीय प्रभाव में देखना है। फिर एक ऊष्मीय प्रभाव के बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि विद्युत से रसायन, जैसे जो सेल होते हैं, जो बैटरी होते हैं, बैटरी के बारे में हम लोग डिटेल में देखें। कई प्रकार के 3 प्रकार के बैटरी होते हैं। ये जैसे एक आपके जो मोबाइल में लगा हुआ है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, वो लिथियम आयन बैटरी होता है। और ये जो बैटरी होता है उसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो बैटरी होता है उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसमें कार्बन और जिंक लगा होता है, जिंक का छड़, कार्बन की उसमें छड़ होती है। जैसे देखिए मोबाइल का जो बैटरी है उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी घड़ी का बैटरी है, जो पेंसिल बैटरी होता है, उसको बार बार तो चार्ज नहीं कर सकते, एक बार के बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो देख लेंगे हम लोग बैटरी के प्रकार। इसमें एक और होता है विद्युत अपघटन। अगर आपने केमिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा तो हम लोगों ने उसमें विद्युत अपघटन प्रक्रिया देखे थे, कैसे अयस्क धातु बनाया जाता था उससे, ठीक है। एक होता है विद्युत लेपन, ये भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और अच्छा से देखेंगे। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन का देखिए सिंपल सा ये मतलब है कि जो जैसे आपने देखा हो कोई सोना या कोई गहना जब बनाया जाता है तो होता है कि उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। तो आखिर कैसे चढ़ाया जाता है, कोई चांदी का होता है और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, वो विद्युत लेपन प्रक्रिया ही होती है। इसमें एक एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, और इस हिसाब से फिर होता है। तो ये हम लोग वहीं देखेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको भी। ये टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे अंतिम टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे जो विद्युत होता है जब वो चलता है तो अपने साथ एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है अपने चारों तरफ। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे, और जब चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल से। चुंबक एक अलग टॉपिक है, ठीक है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट जो होता है वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको साथ ही ख़त्म कर लेंगे क्योंकि ये इसका लास्ट ही टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक के साथ ही चुंबक खत्म कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता नहीं है। चुंबकीय प्रभाव हो गया, हम लोग चुंबक पढ़ लिए। इसी में हम लोग को जो होता है दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम, ये सब नियम होता है, जिसमें बना रहता है नीचे अंगूठा ऐसे करके बनाया जाता है। वहीं पर हम लोग इसको अच्छा से बनाएंगे तो वहीं पर समझेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का जो नियम है वो सब देख लेंगे। फिर चुंबकीय में ही देखिए जो मोटर होता है, जो पंखा का, अगर आप लोगों ने कभी खोला होगा या देखा होगा तो उसके अंदर चुंबक लगा रहता है दोनों तरफ, और बीच में एक रड होता है जो गोल गोल घूमता है। तो ये प्रभाव भी हम लोग देख लेंगे। यहीं पर हम लोग ट्रांसफार्मर देख लेंगे। ट्रांसफार्मर में देख लेंगे कैसे लाइट आता है, और ट्रांसफार्मर जब करेंगे तो हम लोग AC और DC दोनों देख लेंगे। अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट कैसे काम करता है। जैसे आपके घर में जो बैटरी होता है वो DC पे काम करता है। अगर आपका जो मोबाइल चार्ज होता है वो
डीसी चार्जर जो आपका चार्जर है वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में बदल देता है। ये सब देख लेंगे। एक में रेक्टिफायर लगा रहता है, एक में इन्वर्टर लगा रहता है, तो वहाँ पे ये सब समझ लेंगे हम लोग। ये हो गया, तो इतना हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक कुछ फैक्चुअल चीज़ देख लेंगे, तो उससे भी सवाल आता है। जैसे एक होता है आविष्कार और आविष्कारक, ठीक है। आविष्कारक ये एक टॉपिक हो गया, ठीक। जो भी नए नए आविष्कार हुए, चाहे पुराने भी, जो भी, जैसे पेन किसने बनाया, मोबाइल किसने बनाया, कार कैसे बनाया, ये सब हम लोग देखेंगे। और एक टॉपिक जो है वो है भारतीय वैज्ञानिक के बारे में। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ने का क्या मतलब, सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक किस किस को मिला, जैसे वी रमन हो गए, चंद्रशेखर हो गए, सारे लोगों को हम लोग अच्छे से सब लोगों को देख लेंगे। किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, कि इन्होंने क्या खोजा है, कि इनका किस चीज़ फील्ड में योगदान था। तो इतना जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम देखिए ये जितना टॉपिक है, कम से कम 30 से 40 लेक्चर तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपने देखा इतना बड़ा सिलेबस है, एक एक टॉपिक में इतना है। अगर बात करें हम लोग तापमान या तापमापी की, तो ये पूरा एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर जाएगा। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे, ताकि आप लोग का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कीजिए तो उसको डिटेल में पढ़ा कीजिए। जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग आधा भूल भी गए तो आधा याद रहेगा, और आपको अगर समझ बनी रहेगी तो आप लोग को याद भी नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं उसको समझ के। चलिए आज का वीडियो बस केवल इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो से हम लोग एक एक टॉपिक हम लोग परिचय से शुरू करेंगे। पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, फिर यांत्रिकी, फिर तरंग, और ऐसे ही उष्मा और विद्युत धारा, या पहले विद्युत धारा पढ़ लेंगे फिर उष्मा पढ़ लेंगे, और ये वाला टॉपिक हम लोग लास्ट में रखेंगे। ऐसे ही हमारा सारा टॉपिक चलेगा। और ये जो होगा क्लास वो काफ़ी डिटेल में होगा, इतना डिटेल में होगा कि आप लोग का बात करें, अगर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम अगर आप लोग देते हैं तो उसमें भी 90% क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएंगे। और अगर आप कोई पीएससी दे रहे हैं, या एसएससी, सीजीएल दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें तो 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलाते रहिएगा और देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, क्योंकि सब तो कोई जानता नहीं है। तो रहने देते इतना ही वीडियो। थैंक यू।